दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, और अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। किरदार को अपने यूं ना बयां करो खुलकर, किरदार को अपने यूं ना बयां करो खुलकर, ये शहर शायरी का है, थोड़ी शायरी भी जरूरी है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में न सिर्फ अचीवमेंट्स हासिल की बल्कि दूसरों के लिए भी एक एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश गंभीर जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो शेरो शायरी का जो सफर है खूबसूरत, वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए मोनिका जी, ये शुरुआत हुई जब मैं सोनीपत में डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर था। जी। मेरी पहली पुस्तक कतरा कतरा एहसास जब वहाँ पब्लिश हुई, जी। तो सच बात ये है कि ये शायरी बाकायदा शायरी के तौर पर नहीं थी, बल्कि कुछ एक ऐसे जुमलों का जोड़ था जो मुझे लगता था कि मैं अगर एक सेंटेंस में कोई बात कह सकता हूँ तो उसको कही जानी चाहिए। जैसे मुझे याद पड़ता है, मैं अक्सर ये बात कहा करता था कि ए आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें, अगर हमें सर छुपाने को जगह ना मिली। तो वहीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने इस शायरी की शुरुआत की, और सच बात है पहली मेरी पुस्तक मैं लेके वहाँ की एक एडिशनल सेशन जज थी, उनके पास गया। उन्होंने जब शायरी की वो पुस्तक पढ़ी और मुझे इतनी अप्रिशिएट किया कि मुझे लगा कि वाकई अगर इस तरह की शख्सियत मुझे अप्रिसिएशन दे सकती है तो फिर क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो इस शायरी का आपको मुझे बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्त के अंतर्गत इसी पुस्तक की शायरी को लेकर थीसिस लिखा गया और एमफिल का थीसिस ग्रांट भी किया गया इस शायरी के बेसिस पे। और बाद में तो मेरी ये शायरी आगे बढ़ती रही, और उसके बाद मेरी अगली पुस्तक आई गुंजाए एहसास। उसके बाद थर्ड बुक आई परवाज़े एहसास, जो कि 3 भाषाओं में थी, उर्दू, इंग्लिश और देवनागरी। इसके अलावा खुशबू एहसास, और अंतिम मेरी जो बुक अब तक पब्लिश हो चुकी हैं उनमें गूंजते एहसास पुस्तक रही हैं, और एक पुस्तक लगभग तैयार है, वो आने वाली है और उसका नाम मैंने महकते एहसास रखा है। तो इस तरह मेरी शायरी का ये सफर आगे बढ़ता है। हम चाहेंगे यूं ही सिलसिला आपका जारी रहे पुस्तकों का, लेकिन मैं सर जानना चाहूंगी रेडियो इंडस्ट्री से आपका जुड़ाव है जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो कड़ी है आपकी जिंदगी में वो किस तरीके से जुड़ी। मोनिका जी, 2009 में रेडियो मानव रचना की स्थापना करी। एस्टेब्लिश करने के बाद लगभग 5 साल उस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को चलाया, और मुझे इस बात का फख्र है कि जहां एक तरफ मानव रचना यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता था, दूसरी तरफ रेडियो मानव रचना का नाम आता था,
और उसका श्रेय जहां डॉक्टर भल्ला को जाता है, वहां मैं भी इस श्रेय को लेने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत जज्बे के साथ वो हमने रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किया। मोनिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे शायरी हो, चाहे रेडियो के प्रति डेडिकेशन हो, मैं अपने शायरी के अंदाज में एक बात कहा करता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है। मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। रेडियो की बात हो, शायरी की बात हो, मैं पूरी पैशन के साथ इस काम को करता रहा हूँ और इस बात से मुझे बहुत ही खुशी और भीतरी प्रसन्नता, आनंद का अनुभव होता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी मैंने रेडियो एस्टैब्लिश किया, रेडियो मानव रचना के बाद मैंने एनजीएफ पलवल में एक चैलेंज लिया कि भाई वहाँ रूरल एरिया में कैसे रेडियो चलेगा। सिर्फ एस्टैब्लिश ही नहीं किया, वहाँ भी लगभग 5 साल हमने रेडियो चलाया और उसको भी बुलंदी तक लेके गए। इसके बाद मुझे मौका मिला फरीदाबाद में पुनः रेडियो महारानी, जो कि इंटरनेट रेडियो था, उसको एस्टैब्लिश करने का, और मुझे बताते हुए इस बात का फख्र हो रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमने उसको बहुत अच्छे से वेल एस्टैब्लिश कर दिया। जी। तो सर, ये जो इंडस्ट्री का सिलसिला है, तो आज हम देखते हैं कि जब लोगों का ये फोटे होता है कि हम भी रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं जी, तो वो जो एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म है, उस तक कैसे बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस बारे में क्या है? जी, देखिए मोनिका जी, सच बात है, आमतौर पर रेडियो जॉकी का कंसेप्ट सिर्फ अच्छे ढंग से बोलने से जुड़ा हुआ माना जाता है जी, जबकि ऐसा नहीं है। रेडियो जॉकी के लिए आपको ना केवल अपनी बातचीत बहुत स्पष्ट ढंग से कहनी आनी चाहिए, उसमें एक अंदाज भी होना चाहिए, अंदाज़े बयां होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, जितना आपका साहित्य का अध्ययन होगा, जितना आप सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे, उतना आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे और उतने सक्सेसफुल आरजे आप बनेंगे। पोटेंशियल्स तो होते ही थे, बस उनको बताने की जरूरत रहती थी और वो आगे बढ़ते थे। सर, अभी आपने कॉमन इंटेलिजेंस की एक बात कही, तो बच्चे आजकल राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेरित दिखाई देते हैं। कलम और कागज़ से जुड़े हैं आप, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप जो नए शायर जो हमें मिल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो कला जो निखर कर आ रही है, उसमें क्या सुधार उन्हें करने चाहिए? देखिए मोनिका, आप देखेंगे कि चाहे लेखक हों, चाहे शायर हों, जब तक आप की डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, आप अगर उथले उथले कुछ शब्दों को पकड़कर शायरी करना चाहते हो तो कामयाब नहीं हो सकते। आपका फलसफा होना चाहिए, आपका अध्ययन होना चाहिए, आपकी सोच चाहिए, और ज्यों-ज्यों सोच आपके ऊपर हावी होती है, तब सहज भाव से शायरी निकलती है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। देखिए, मैं कहा करता हूँ कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। नाउ दिस इज द समम बोनम ऑफ माई शायरी। तो यही बात शायरी पर भी पूरी उतरती है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सादा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। मैं शब्दों के बोझ से शायरी को दबा के नहीं रखता, और मैंने बहुत गहरे से गहरे
सब्जेक्ट को भी चूज किया है। मुझे कोई इंट्रोडक्शन में उसको डालने की जरूरत नहीं होती। आम भाषा में जब लोग बोलते हैं, मुझे अपनी शायरी याद आती है, मैं उसके साथ उसको जोड़कर व्यक्त करता हूँ। इसलिए अच्छे से मुझे एप्रिशिएशन भी मिलती है, वाह भी मिलती है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुराक है। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक भी बिल्कुल चाह रहे होंगे, इस वक्त तालियां आपके लिए गूंज रही होगी घरों में। और मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतना लंबे जर्नी में आपका कोई वाक्य ऐसा जीवन का जो आपको अब तक यादगार हो? जिंदगी में आपको अड़चने आती हैं और शख्स वो होता है जो इन अड़चनों को समझदारी से पार करते हुए आगे निकलता है। तो मोनिका जी, मेरा ये मानना है, जब आपके सामने लक्ष्य हो, आगे बढ़ने की आप में शिद्दत हो, पैशन हो, तो कोई भी अड़चन आपके सामने नहीं आती। रादर ये जो स्टॉपिंग स्टोन्स हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं और आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जिंदगी के हर्डल्स को पार करते हुए कुछ ऐसे ही अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं और एक बहुत ही प्यारी इंस्पिरेशन आपको मिली होगी, हमें उम्मीद है इस इंटरव्यू से। तो दर्शकों, अंत में मैं बस एक पंक्ति से इसे अंत दूंगी कि किरदार रहे न रहे, कहानी जरूर रहनी चाहिए। नमस्कार।